हेलो फ्रेंड्स, बंदरोगा मुख्य परीक्षा 2023 के दिए गए सिलेबस के अनुसार यूथ कंपटीशन टाइप्स के प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 9 हो चुका है। 10वां प्रैक्टिस सेट कार्बन क्रेडिट को आज हम लोग देखेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बिना देरी किए देखते हैं हम लोग। हेडिंग है कार्बन क्रेडिट। इसमें कार्बन क्रेडिट पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने पर केंद्रित है। कार्बन क्रेडिट एक व्यापक शब्द है जो किसी भी व्यापार योग्य प्रमाण पत्र या परमिट को संदर्भित करता है जो एक विशिष्ट मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस की समतुल्य मात्रा का उत्सर्जन करने के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। कार्बन क्रेडिट और कार्बन बाजार ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को कम करने के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के घटक हैं। दूसरा इसका है हेडिंग है कार्बन क्रेडिट प्रमुख बिंदु। इसमें एक एक करके पॉइंट को देखेंगे। कार्बन क्रेडिट एक परमिट है जो CO2 या अन्य ग्रीन हाउस गैसों की एक विशिष्ट मात्रा का उत्सर्जन करने की अनुमति देता है। एक क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों के बराबर के उत्सर्जन की अनुमति देता है। कार्बन क्रेडिट कैप एंड ट्रेड कार्यक्रम का एक घटक है। प्रदूषकों को क्रेडिट दिया जाता है जो उन्हें एक निश्चित सीमा तक प्रदूषण जारी रखने की अनुमति देता है। यह सीमा नियमित आधार पर कम की जाती है। इस बीच कंपनी किसी अन्य कंपनी को बिना बिके क्रेडिट बेच सकती है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। निजी कंपनियों को इस प्रकार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए 2 बार प्रोत्साहित किया जाता है। यदि उनका उत्सर्जन सीमा से अधिक हो तो उन्हें अतिरिक्त क्रेडिट पर पैसा खर्च करना होगा। वे अपने उत्सर्जन को कम करने और किसी भी अतिरिक्त भत्ते को बेचकर लाभ कमा सकते हैं। ग है हेडिंग कार्बन क्रेडिट के प्रकार। एक एक करके देखेंगे। स्वैच्छिक उत्सर्जन में कमी। यह एक कार्बन ऑफसेट है जिसे ओवर द काउंटर या स्वैच्छिक बाजार में क्रेडिट के लिए कारोबार किया जाता है। प्रमाणित उत्सर्जन में कमी। यह एक परियोजना के उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिए नियामक ढांचे के माध्यम से बनाई गई उत्सर्जन इकाइयों या क्रेडिट पर आधारित है। घ है हेडिंग कार्बन क्रेडिट पहल। इसमें देखेंगे 1997 क्योटो प्रोटोकॉल के रूप में ज्ञात एक समझौते में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल UNFCCC ने वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक कार्बन क्रेडिट प्रस्ताव विकसित किया। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एनेक्स फर्स्ट में शामिल विकसित औद्योगिक देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 2012 तक कमी लाते हुए उसमें 1990 के स्तर में 5.2% तक कमी ले आना था। यह एक बाध्यकारी समझौता था। क्योटो प्रोटोकॉल ने देशों की अर्थव्यवस्थाओं को औद्योगिकीकृत या विकासशील के रूप में वर्गीकृत किया। औद्योगिक देशों ने अपना स्वयं का उत्सर्जन व्यापार बाजार चलाया। यदि कोई देश हाइड्रोकार्बन की लक्षित मात्रा से कम उत्सर्जन करता है तो वह अपने अतिरिक्त क्रेडिट को उन देशों को बेच सकता है जो उत्सर्जन कटौती खरीद समझौते के माध्यम से अपने क्योटो लक्ष्यों को पूरा नहीं करते हैं। प्रमाणित उत्सर्जन कटौती के रूप में जाना जाने वाला कार्बन क्रेडिट विकासशील देशों के लिए अलग स्वच्छ विकास तंत्र द्वारा जारी किया गया था। सतत विकास पहलों को निधि देने में मदद के बदले ये क्रेडिट एक विकासशील देश को दिए जा सकते हैं। CER ट्रेडिंग एक अलग बाजार में हुई। अब हेडिंग है पेरिस जलवायु समझौता। क्योटो प्रोटोकॉल को 2012 में दोहा संशोधन के रूप में जाना जाने वाला एक समझौते में संशोधित किया गया था जिसे अक्टूबर 2020 तक 147 सदस्य देशों द्वारा स्वीकृत के अपने साधन जमा करने के साथ अनुमोदित किया गया था। 2015 के पेरिस समझौते पर 190 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए जो उत्सर्जन मानकों को भी स्थापित करता है और उत्सर्जन व्यापार की अनुमति देता है। अमेरिका 2017 में बाहर हो गया लेकिन बाद में जनवरी 2020 में समझौते में शामिल हो गया। नवंबर 2021 के शिखर सम्मेलन में वार्ताकार 2015 के पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 को लागू करने पर सहमत हुए जिससे राष्ट्रों को अन्य देशों द्वारा उत्सर्जन में कमी का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑफसेट क्रेडिट खरीद कर अपने जलवायु लक्ष्यों की दिशा में काम करने की अनुमति मिली। समझौते का उद्देश्य सरकारों को पहल और प्रौद्योगिकी में
निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वनों की रक्षा करते हैं और नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं। आगे है, समझौते में कई अन्य प्रावधानों में समग्र वैश्विक उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ देशों के बीच ऑफसेट के द्विपक्षीय व्यापार और कुल क्रेडिट का 2% तक करना शामिल है। इसके अलावा ऑफसेट राजस्व का 5% विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए एक अनुकूलन कोष में रखा जाएगा। भारतवर्ष 2030 तक नवीकृत ऊर्जा स्रोतों की क्षमता बढ़ाकर 500 गीगावाट विद्युत उत्पादन करेगा। भारतवर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% भाग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त करेगा। भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए वर्ष 2070 तक का लक्ष्य निर्धारित किया। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रेडिंग क्रेडिट। इसमें देखेंगे सार्वजनिक और निजी दोनों बाजारों में कार्बन क्रेडिट का कारोबार किया जा सकता है। वर्तमान व्यापारिक नियम क्रेडिट के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की अनुमति देते हैं। क्रेडिट की कीमतें मुख्य रूप से आपूर्ति और मांग के बाजार स्तर से निर्धारित होता है। विभिन्न देशों में आपूर्ति और मांग में अंतर के कारण क्रेडिट कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। हालांकि कार्बन क्रेडिट समाज के लिए फायदेमंद है, औसत निवेशक के लिए निवेश वाहनों के रूप में उपयोग करना मुश्किल है। क्रेडिट में निवेश के रूप में इस्तेमाल किया जा सकने वाला एकमात्र उत्पाद प्रमाणित उत्सर्जन में कमी है। CER बड़े वित्तीय संस्थानों द्वारा स्थापित विशेष कार्बन फंडों द्वारा बेचे जाते हैं। कार्बन फंड के जरिए छोटे निवेशक बाजार में पहुंच बना सकते हैं। अब हेडिंग है कार्बन क्रेडिट और विकासशील देश। इसमें देखेंगे भारत और चीन जैसे विकासशील देशों के सबसे बड़े विक्रेता होने की उम्मीद है, जबकि यूरोप कार्बन क्रेडिट का सबसे बड़ा खरीदार होगा। वैश्विक कार्बन क्रेडिट व्यापार $5 अरब मूल्य का होने का अनुमान है, जिसमें भारत का योगदान लगभग $1 अरब है। चीन वर्तमान में कार्बन क्रेडिट का सबसे बड़ा विक्रेता है, जिसका बाजार में लगभग 70% हिस्सा है। कार्बन अन्य वस्तुओं की तरह अब भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कारोबार किया जा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है कार्बन क्रेडिट हेतु वैश्विक बाजार मंच। इसमें एक एक करके देखेंगे। शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यूरोपियन क्लाइमेट एक्सचेंज, नॉर्डपूल नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। अब हेडिंग है कैप एंड ट्रेड। इसके अंतर्गत देखेंगे औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप कुछ रसायनों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कुल स्तर को सीमित करने या कैप करने के लिए डिजाइन किया गया एक सरकारी नियामक कार्यक्रम कैप और व्यापार ट्रेड के रूप में जाना जाता है। कैप और ट्रेड समर्थकों का तर्क है कि यह कार्बन टैक्स का अधिक आकर्षक विकल्प है। दोनों उपाय पर्यावरण की क्षति को कम करने के प्रयास हैं, जबकि उद्योग को कोई अनुचित आर्थिक कठिनाई नहीं होती है। कैप एंड ट्रेड ऊर्जा कार्यक्रमों का उद्देश्य व्यवसायों को स्वच्छ विकल्पों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करके प्रदूषण को धीरे धीरे कम करना है। सरकार व्यवसायों के लिए एक निश्चित संख्या में परमिट जारी करती है, जिसमें अनुमत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर एक कैप शामिल है। नया हेडिंग है कार्बन उत्सर्जन व्यापार। कार्बन ट्रेडिंग, जिसे कार्बन उत्सर्जन व्यापार के रूप में भी जाना जाता है, एक बाजार आधारित प्रणाली है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड। लक्ष्य वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य GHG के उत्सर्जन की कोई कीमत न होने पर उपयोग किए जाने वाले तरीकों की तुलना में कम उत्सर्जन या कम कार्बन गहन दृष्टिकोणों की ओर औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिक्रियाओं को चलाने के लिए बाजार तंत्र को सक्षम करना है। GHG समन्वय परियोजनाएं क्रेडिट उत्पन्न करती हैं। इस दृष्टिकोण का उपयोग विश्व के व्यापारिक भागीदारों को बीच कार्बन कटौती योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है कार्बन ट्रेडिंग वर्तमान में अधिकांश उत्सर्जन व्यापार के लिए जिम्मेदार है, एक दृष्टिकोण जो प्रदूषण उत्सर्जन को कम करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करता है। नेक्स्ट हेडिंग है कार्बन बाजार। कार्बन बाजार वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ कार्बन उत्सर्जन की बिक्री और खरीद को सक्षम बनाता है। कार्बन बाजार
उत्सर्जन को कम कर सकते हैं जो कि देश अपने दम पर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में एक कारखाना दो तरह से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कर सकता है। एक देश जो उत्सर्जन को कम करने में सक्षम नहीं है वह उत्सर्जन में कमी का दावा करने के लिए भारत में उस कारखाने को प्रौद्योगिकी या वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है, भारत में वह कारखाना निवेश कर सकता है और उत्सर्जन में कमी क्रेडिट बेच सकता है जिसे कार्बन क्रेडिट के रूप में जाना जाता है। परिणाम स्वरूप अन्य पार्टियां जो अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं वे इन कार्बन क्रेडिट को खरीद सकती है और उन्हें अपना होने का दावा कर सकती है। नेक्स्ट हेडिंग है, कार्बन टैक्स। यह एक शुल्क है जो हरित गृह गैस प्रदूषण पर लगता है। कार्बन टैक्स के दो मुख्य आधार हैं। पहला है जीवाश्म ईंधनों के उपभोग पर कर, दूसरा है उत्पादन प्रक्रिया के दौरान CO2 उत्सर्जन पर कर। इसमें अब दूसरा हेडिंग है ग्रीन कार्बन। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण के CO2 से जो कार्बन निकलकर पौधे एवं मिट्टी में संग्रहित हो जाता है उन्हें ग्रीन कार्बन कहलाता है। यह पौधे एवं फसलों में बहुत कम समय के लिए रहता है। ब्लू कार्बन। वायुमंडलीय कार्बन जब तटीय एवं समुद्री पारितंत्रों के मैंग्रोव वन, समुद्री घास बेड़ों एवं अंतर्ज्वारीय लवण दलदलों में जमा हो जाता है तो ब्लू कार्बन कहलाते हैं। बहुमूल्य पारितंत्र एक जटिल कार्बन को एकत्रित किए रहते हैं। वातावरणीय CO2 को प्राथमिक उत्पादक के द्वारा अधिग्रहित कर अवसादों को जमा कर देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट से तात्पर्य यह किसी व्यक्ति, संस्था, उत्पाद द्वारा किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन से है। कार्बन फुटप्रिंट का आकलन हरित गृह गैसों के उत्सर्जन के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है कार्बन स्पेस। कार्बन अवशोषित करने की क्षमता को कार्बन स्पेस कहते हैं। कार्बन को अवशोषित करने की पृथ्वी की अपनी एक सीमा होती है। जब यह सीमा पूरी हो जाती है तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है जो ग्लोबल वार्मिंग का रूप ले लेती है। नेक्स्ट हेडिंग है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन ट्रेडिंग उत्सर्जन। क्योटो प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 17 अतिरिक्त क्षमता वाले देशों को अनुमति देता है, अर्थात उत्सर्जन की अनुमति है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसे उन देशों को बेचने के लिए जो अपने लक्ष्य से अधिक हैं। उत्सर्जन में कमी या निष्कासन के रूप में एक नई वस्तु बनाई गई। कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक ग्रीनहाउस गैस है जो केवल कार्बन ट्रेडिंग का उल्लेख करते हैं। कार्बन को अब उसी तरह से ट्रैक और ट्रेड किया जाता है जैसे किसी अन्य कमोडिटी में होता है। इस कार्बन मार्केट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल उत्सर्जन व्यापार योजना के तहत वास्तविक उत्सर्जन इकाइयों से अधिक का व्यापार और बिक्री की जा सकती है। अन्य इकाइयों जिन्हें योजना के तहत स्थानांतरित किया जा सकता है जिनमें से प्रत्येक CO2 के एक बटन के बराबर है इसमें शामिल है। एक रिमूवल यूनिट भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी गतिविधियों जैसे वनों की कटाई पर आधारित है। एक संयुक्त कार्यान्वयन परियोजना द्वारा उत्पादित एक उत्सर्जन कटौती इकाई। नेक्स्ट है एक स्वच्छ तंत्र CDM परियोजना गतिविधि के परिणाम स्वरूप प्रमाणित उत्सर्जन में कमी। यह एक गतिविधि है जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उत्सर्जन कटौती लक्ष्य वाले देशों को विकसित देशों में उत्सर्जन कटौती परियोजना को लागू करने की अनुमति है। रजिस्ट्री सिस्टम इन इकाइयों के हस्तांतरण और अधिग्रहण को ट्रैक और रिकॉर्ड करता है। रजिस्ट्री सिस्टम इन इकाइयों के हस्तांतरण और अधिग्रहण को ट्रैक और रिकॉर्ड करता है। एक अंतर्राष्ट्रीय लेन देन देश के बीच उत्सर्जन में कमी इकाइयों के सुरक्षित हस्तांतरण को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट हेडिंग है पेरिस समझौते के तहत कार्बन ट्रेडिंग उत्सर्जन। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 स्वैच्छिक सहयोग के लिए 3 अलग अलग तंत्रों की स्थापना करता है जिनमें से 2 बाजार पर आधारित है और तीसरा गैर बाजार दृष्टिकोण पर आधारित है। पहला तंत्र एक ऐसे देश को अनुमति देगा जिसमें अपने पेरिस जलवायु प्रतिज्ञा को पार कर लिया है जो अपने स्वयं के लक्ष्य से कम हो चुके देश को अतिरिक्त बिक्री कर सकता है। यदि अति उपलब्धि उत्सर्जन में कमी के संदर्भ में हो सकती है लेकिन इसमें अन्य प्रकार के लक्ष्य भी शामिल हो सकते हैं जैसे नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य या वन विस्तार लक्ष्य।
दूसरा तंत्र सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों द्वारा दुनिया में कहीं भी उत्पन्न उत्सर्जन में कमी के व्यापार के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय द्वारा शासित एक नया अंतर्राष्ट्रीय कार्बन व्यापार या बाजार स्थापित करेगा। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत अभी तक तय नहीं किया गया है कि REDD परियोजनाओं को शामिल किया जाए या नहीं जो वनों की कटाई और वन गिरावट के उत्सर्जन को कम करते हैं। गैर बाजार दृष्टिकोण के लिए अनुच्छेद 6 का तीसरा तंत्र कम परिभाषित है। यह उन देशों के बीच जलवायु सहयोग के लिए एक औपचारिक ढांचा स्थापित करेगा जहां कोई व्यापार शामिल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है इस चैप्टर पे आधारित बहुविकल्पी प्रश्न वाला। पहला है इसमें कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक से उत्पन्न हुई है, तो वो है क्योटो प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण क्या है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा की उत्पत्ति क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान हुई। क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया, परंतु यह 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ। तो ये क्या अगर पूछेगा एग्जाम में क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ, तो 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट हेतु निम्नलिखित में से कौन वैश्विक बाजार मंच नहीं है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये नहीं होगा। अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। कार्बन क्रेडिट के व्यापार हेतु विश्व में कई बाजार कार्य कर रहे हैं, जैसे शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज, यूरोपियन क्लाइमेट एक्सचेंज, नार्डपूल नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड तथा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट को जाना जाता है तो कार्बन ऑफसेट के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। कार्बन क्रेडिट को कार्बन ऑफसेट के रूप में भी जाना जाता है। कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र या आज्ञा है जो धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक तापन क्षमता के बराबर अन्य हरित गृह गैसों के उत्सर्जन का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट किस मॉडल पर आधारित है, तो वह है कैप एंड ट्रेड मॉडल। ये ऑप्शन इसका सही होगा। स्पष्टीकरण में देखेंगे कार्बन क्रेडिट कैप एंड ट्रेड मॉडल पर आधारित है। इस मॉडल का उपयोग 1990 के दशक में सल्फर प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया था। इसके अंतर्गत कंपनियों को निश्चित संख्या में क्रेडिट मिलते हैं CO2 GHGs उत्सर्जित करने की अनुमति। ये क्रेडिट भी समय के साथ धीरे धीरे कम होते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो सही नहीं है उसी को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वही इसमें सही नहीं होगा, जैसे दिया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय समय पर निर्धारित मूल्य पर कार्बन क्रेडिट का कारोबार किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। कार्बन क्रेडिट कीमतें मुख्य रूप से बाजारों में आपूर्ति और मांग के स्तर से संचालित होती है। विभिन्न देशों में आपूर्ति और मांग में अंतर के कारण क्रेडिट कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू कार्बन पहल की शुरुआत कब की गई थी, तो 2011 में की गई थी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। अंतर्राष्ट्रीय ब्लू कार्बन पहल की शुरुआत वर्ष 2011 में शुरू हुई। इस पहल का उद्देश्य तटीय पारितंत्रों में कार्बन की निगरानी एवं विवरण हेतु आवश्यक वैज्ञानिक अनुसंधान की पहचान करना और उसे बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कार्बन क्रेडिट के सबसे बड़े खरीदार देश है, तो कौन है, यूरोपीय देश हैं। ये ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं स्पष्टीकरण। भारतीय कार्बन क्रेडिट के सबसे बड़े खरीदार यूरोपीय देश हैं, उसके बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा आते हैं। विकासशील देशों में भारत एवं चीन कार्बन क्रेडिट के सबसे बड़े विक्रेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन ट्रेडिंग की थ्योरी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब देखते हैं स्पष्टीकरण। कार्बन क्रेडिट की खरीद एवं बिक्री ही कार्बन ट्रेडिंग कहलाती है। कार्बन ट्रेडिंग की थ्योरी सर्वप्रथम 1970 के दशक में संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने दी। इसका उद्देश्य कार्बन के उत्सर्जन को नियंत्रित करना और इसके लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले कार्बन टैक्स का प्रस्ताव पारित किया था, तो फिनलैंड ने किया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं हम लोग इसके स्पष्टीकरण को।
फिनलैंड विश्व में सबसे पहले कार्बन टैक्स के प्रस्ताव को पारित करने वाला देश है। कार्बन टैक्स सरकार द्वारा जीवाश्म ईंधन जलाने वाली किसी भी कंपनी पर लगाया जाता है। कार्बन टैक्स जीवाश्म ईंधन के उपयोग को हतोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में जारी ग्लोबल कार्बन एटलस की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो वह है चीन। बी ऑप्शन होगा। अब देखते हैं स्पष्टीकरण इसका। वर्ष 2019 में जारी ग्लोबल कार्बन टैक्स की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में प्रमुख देशों का प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन निम्नलिखित है। चीन है 27.2%, अमेरिका 14.6%, भारत 6.8%, रूस 4.7%, जापान 3.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन टैक्स वर्णित है? तो वो UNFCCC के उपभाग 6A में है, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। देखते हैं स्पष्टीकरण। कार्बन टैक्स UNFCCC के भाग 6A में वर्णित है। कार्बन टैक्स एक शुल्क है जो कि हरित गृह गैस प्रदूषण खासकर जीवाश्म ईंधन द्वारा उत्सर्जन पर लगता है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित दो मुख्य प्रकार के कार्बन करारोपण प्रचलित हैं। पहला है इसमें ये उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर और जीवाश्म ईंधनों के उपभोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं, सी ऑप्शन। देखते हैं स्पष्टीकरण। कार्बन ट्रेडिंग 2 प्रकार की होती हैं। पहला है उत्सर्जन व्यापार, दूसरा है समायोजन व्यापार। उत्सर्जन व्यापार के द्वारा उन देशों को अतिरिक्त कार्बन क्षमता जो उन्होंने निर्धारित उत्सर्जन सीमा से कम उत्सर्जन कर हासिल की है को उन देशों को बेचने की अनुमति प्रदान करता है जो अपने लक्ष्यों को पाने में असमर्थ हैं। समायोजन व्यापार किसी अन्य स्थान पर हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु एक प्रकार का वित्तीय प्रोत्साहन है। यह एक प्रकार का कार्बन क्रेडिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा काल का उत्सर्जन में कमी लाने के लिए प्रोजेक्ट सूर्य चला रहा है या चलाया जा रहा है? तो वो है आपका भारत, ए ऑप्शन। देखते हैं स्पष्टीकरण क्या है। काला कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारत द्वारा प्रोजेक्ट सूर्य चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्टोव प्रौद्योगिकी, सोलर कुकर, सोलर लैंप एवं बायोगैस प्लांट्स द्वारा काले कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, कार्बन फुटप्रिंट को निकालने के लिए विश्व भर में कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो वो आपका है लाइफ साइकिल असेसमेंट, ये ऑप्शन इसका सही होगा। और स्पष्टीकरण देखेंगे। कार्बन फुटप्रिंट निकालने के लिए विश्व में लाइफ साइकिल असेसमेंट विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति या आर्थ यौगिक इकाई द्वारा वातावरण में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, स्वच्छ विकास तंत्र विकसित देशों में सरकारों तथा कंपनियों को विकासशील देशों के लिए किए गए स्वच्छ प्रौद्योगिकी निवेश ऋण अर्जित कार्य की अनुमति देना है, जिसे कहते हैं कार्बन क्रेडिट्स, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं स्पष्टीकरण इसका क्या है। स्वच्छ विकास तंत्र विकसित देशों में सरकारी या कंपनियों को विकासशील देशों के लिए किए गए स्वच्छ प्रौद्योगिकी निवेश ऋण अर्जित करने की अनुमति देता है। इस ऋण को ही कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन टैक्स भारत में किस वर्ष में प्रभावी हुआ? तो हुआ तो 2010 में, बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं स्पष्टीकरण क्या है इसका। भारत में कार्बन टैक्स 1 जुलाई 2010 से प्रभावी है। कार्बन टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है जो CO2 के उत्सर्जन पर लगाया जाता है। विश्व में सर्वप्रथम कार्बन टैक्स वर्ष 1990 में फिनलैंड देश द्वारा अध्यारोपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन इसका सही होगा। और स्पष्टीकरण में देखेंगे, हिमाचल प्रदेश कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की पात्र सौर, पवन ऊर्जा या पनबिजली जैसी अक्षय ऊर्जा परियोजना होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्मेलन के तहत यह कहा गया है कि प्रति मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम कर एक कार्बन क्रेडिट हासिल किया जा सकता है? तो वो है क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, डी ऑप्शन इसका सही होगा। 1997 जो हुआ था।
इसका देखेंगे स्पष्टीकरण। क्योटो प्रोटोकॉल के प्रावधान के अनुसार प्रति मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम कर एक कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके वर्तमान मूल्य के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को उस व्यक्ति या औद्योगिक इकाई को कहते हैं, तो वो है कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। स्पष्टीकरण देखेंगे तो ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई की मात्रा को उस व्यक्ति या आद्र यौगिक इकाई का कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। आमतौर पर कार्बन फुटप्रिंट को कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम उत्सर्जन में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन प्रभावी किस वर्ष में हुआ, तो हुआ तो 1994 में। इसका स्पष्टीकरण जब देखेंगे तो है जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क UNFCCC 21 मार्च 1994 से कार्य करने लगा। जिन 197 देशों ने कन्वेंशन को सत्यापित किया है वे पार्टी टू द कन्वेंशन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ विकास तंत्र का वर्णन मिलता है किस में मिलता है, तो क्योटो प्रोटोकॉल अनुच्छेद 12 के क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 12 में मिलते हैं। स्पष्टीकरण में देखें, स्वच्छ विकास तंत्र का वर्णन क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 12 में है, जिसे मुख्यतः विकसित एवं विकासशील देशों के बीच अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की गतिविधियां भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत करता है, तो वो आपका है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये ऑप्शन सही होगा। स्पष्टीकरण में देखेंगे हम लोग, भारत में कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की गतिविधियां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती हैं। इस मंत्रालय द्वारा कार्बन अधिग्रहण अनुसंधान पर राष्ट्रीय कार्यक्रम 2007 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किस सम्मेलन में की गई, तो की गई है कानकुन सम्मेलन 2010 में। इसका हम स्पष्टीकरण देखेंगे, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कानकुन सम्मेलन 2010 COP16 के अनुच्छेद 11 के तहत वित्तीय तंत्र के परिचालन संस्था के रूप में की गई। ग्रीन क्लाइमेट फंड विकासशील देशों में प्रोजेक्ट कार्यक्रम नीतियों एवं अन्य क्रियाविधियों को वित्तीय समर्थन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज में कौन सी कंपनियां कार्य कर रही हैं, तो वो हैं नॉन ऑफ दी, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं स्पष्टीकरण। भारत में कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के क्षेत्र में सार्वजनिक कंपनियों में ONGC, नाल्को, NTPC, भेल तथा निजी कंपनियों में टाटा पावर, रिलायंस पावर काम कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत सदस्य देशों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, तो 3 श्रेणियों में। बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसका स्पष्टीकरण देखेंगे तो दिया है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत सदस्य देशों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है, परिशिष्ट फर्स्ट, परिशिष्ट सेकंड और गैर परिशिष्ट फर्स्ट। तो इस तरह से इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको इस चैप्टर से संबंधित जितने भी पॉइंट और बहुविकल्पी प्रश्नों को बताए गए हैं वो पसंद आए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।